नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मानसी दवे और विकास कुमार। बाजार में हम देखने की ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आई है और इस वक्त निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों हम देखने के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी है 24,150 के आसपास, यानी कि ऊपरी स्तरों से गिरावट जो है लगभग 250 अंकों की है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो ऊपरी लेवल से जो गिरावट है वो है लगभग 700 साढ़े 700 अंकों के आसपास की। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ मुनाफा वसूली है या फिर बाजार में रिवर्सल के संकेत निकल के आ रहे हैं, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो उतना खराब नहीं है, अभी भी ठीक ठाक ही है। तो एक काम करते हैं, पहले बड़ी बातें लेते हैं, फिर एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे और उसके बाद हम आगे की चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो बाजार हम देख रहे हैं कि कमजोर ऊपरी स्तरों से निफ्टी बैंक भी हाई से करीब 700 अंक फिसला है। और अगर हम दिन की ऊपरी स्तर से देखेंगे तो निफ्टी 200 अंक फिसलकर 24,200 के आसपास कारोबार कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आईटी शेयरों में तेजी है। कोफोर्ज, ओरेकल फाइनेंशियल, एलटीआई माइंट्री ये 2% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। जहां पर आज बिकवाली का दबाव ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि उन सेक्टर्स में मेटल, आईटी, डिफेंस छोड़ दे तो सारे के सारे सेक्टर में मुनाफा वसूली है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। एचडीबी फाइनेंशियल का जो शेयर है 8% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। वहीं कमजोर तिमाही नतीजों से तेजस नेटवर्क का शेयर 4.5% टूट गया है। कंपनी ने लगातार 5 तिमाहियों में घाटे के ही आंकड़े पोस्ट किए हैं, तो यह है बड़ी बात है। लेकिन चलिए फटाफट जरा ये समझ लेते हैं कि बाजार में और कहां पर एक्शन हो रहा है। बाजार की लिस्ट लेकर मानसी हमारे साथ हैं तैयार। मानसी, बताइए क्या हो रहा है आज मार्केट में। तो देखिए, मार्केट ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, बिकवाली का दबाव है जरूर, लेकिन स्टॉक वाइज और सेक्टर वाइज एक्शन फर्स्ट हाफ में काफी अच्छे दिख रहे थे। और अच्छी बात यह है कि नतीजों के सीजन में और क्वार्टरली अपडेट्स साथ साथ खबरों का सिलसिला लगातार, और वो सिलसिला जो है बाजार को स्टॉक वाइज एटलीस्ट काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए बजर्स ढेर सारे हमारे पास। एचडीबी फाइनेंशियल से शुरुआत करना चाहूंगी। क्वार्टर 4 में कंपनी ने मजबूत नतीजे पोस्ट किए हैं, इनकी एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। नेट एनपीएस जो है 1.2% से घटकर 1% पर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आते हुए दिखे। सो बेसिकली हर पैरामीटर पर नतीजे अच्छे हैं और इसका असर है जो कि स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अच्छी मजबूती पर यह स्टॉक आज के सत्र में कामकाज कर रहा है। इसके अलावा एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स पर नजर रखें। आज के सत्र में जहां हम फर्स्ट हाफ में देख रहे थे कि मेटल्स और आईटी सेक्टर बाजार को संभाल रहे थे, कुछ और सेक्टर्स भी थे। इस वक्त ये 2-3-4 सेक्टर्स ही हैं, मेटल, आईटी और रियल एस्टेट, जहां से सपोर्ट है बाजार को। फार्मा में डाउनसाइड है, लेकिन फिर भी फार्मा के कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। एलेम्बिक फार्मा के स्टॉक को अगर आप देखेंगे, कंपनी के एक नए प्रोडक्ट, एक नए इंजेक्शन को यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। सोराइसिस कैंसर के इलाज में दवा का इस्तेमाल होता है, तो यही खबर है जिसका असर है जो कि स्टॉक पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अच्छी खासी मजबूती पर यह स्टॉक एटलीस्ट मूवमेंट दिखा रहा है। एनविरो इंफ्रा इंजीनियर्स पर नजर रखें। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है मार्च से अब तक। इनफैक्ट इनके ऑर्डर बुक की स्थिति देखेंगे, सो मार्च से लेकर अब तक 2,240 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी ने जीते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम के लिए कंपनी ऑर्डर विन्स लगातार कर रही है, जिसके चलते ये स्टॉक भी फोकस रेडार पर अच्छी मजबूती पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के चौथी तिमाही के नतीजे आए, नंबर्स अच्छे हैं। मुनाफे के फ्रंट पर सालाना आधार पर 547 करोड़ का आंकड़ा आया है, जो कि पिछले साल इस सेम तिमाही में 510 करोड़ का था, तो बेटर है। मुनाफे के फ्रंट पर 7 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया और नेट प्रीमियम आय जो है वो भी बड़ी है, 5,225 करोड़ से 5,790 करोड़ पर। पॉजिटिव सेट जिसका असर स्टॉक में हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.25% के गेन्स नजर आ रहे हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ब्रेथवेट एंड कंपनी से 175 करोड़ का ऑर्डर मिला है। वेगन सप्लाई के लिए कंपनी ने ऑर्डर जीता है, जिसके चलते कॉनकॉर का स्टॉक भी आज फोकस रेडार पर है। इसके अलावा 2 सेक्टर्स जिसकी मैं बात कर रही थी, आईटी सेक्टर में अच्छी तेजी है। विप्रो के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं, नंबर से ठीक पहले सेक्टर में भी और विप्रो के स्टॉक में भी रौनक हम देख रहे हैं। और इसमें लार्जर आईटी प्लेस से लेकर छोटी मझौली आईटी कंपनियों में भी अच्छा खासा रिस्पांस नजर आ रहा है। कोफोर्ज, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, एलटीआई माइंट्री जैसे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है और मेटल्स में भी अच्छी खासी तेजी का एक्शन। हिंडाल्को, नाल्को, हिंदुस्तान जिंक, सेल जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे गेंस नजर आ रहे हैं। उसमें एक ऐड कर रहे हैं हम रियल एस्टेट सेक्टर भी। अभी ताजा खरीदारी रियल एस्टेट पर भी आती हुई दिखी है। विकास से भी समझेंगे उनके फोकस रेडार पर क्या है। लेकिन अभिषेक, मार्केट आउटलुक में इंडिसेस पर किस तरह का एक्शन इस वक्त आप देख रहे हैं? फर्स्ट हाफ से लेकर सेकंड हाफ तक स्थिति बदली है।
मानसी देखिए, बाजार चला हुआ था और आज का जो बाजार का जो ऊपरी स्तरों से फॉल है देख के समझ में ये आ रहा है कि ये सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग है और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए ऊपरी स्तरों से हमने जो गिरावट देखी और निफ्टी ने 24,000 के लेवल को बचाया है। निफ्टी बैंक की बात करें 56,000 के नीचे ब्रीफली गया और फिर थोड़ा रिबाउंड करने की कोशिश ये कर रहा है। आप ये देखिए कि इंडिया विक्स में कोई उछाल हम नहीं देख रहे हैं। अभी भी इंडिया विक्स आपको नेगेटिव टेरिटरी में दिखाई देगा और जो ब्रॉडर मार्केट का जो सेंटिमेंट है ना, एडवांस डिक्लाइन रेशियो उतना ज़्यादा खराब हुआ नहीं है। आपको ये देखिए, स्क्रीन देखिए, समझ में आ जाएगा। तो कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर रिसेंटली हमने तेज़ी अच्छी खासी देखी थी, वहां पर थोड़ी थोड़ी गिरावट आ रही है, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गए, बैंकिंग फाइनेंशियल हो गया, ऑयल एंड गैस हो गए। बाकी मेटल, आईटी, डिफेंस ये आज थोड़ा सा बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और अगर आप ग्लोबल पिक्चर को देखेंगे तो वो भी हमारे पक्ष में दिखाई देंगे। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में हल्की तेजी है और यूरोप में भी बढ़त पर शुरुआत हुई है। तो ये सिर्फ कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग है। और आज चूंकि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी हुई तो एक्सपायरी वाले भी चर्निंग बाजार में हमें होती हुई दिखाई दे रही है। नेगेटिव खबरें नहीं आई हैं। ऐसा नहीं कि कोई वॉर भड़काने वाले कोई स्टेटमेंट आ गए हों या फिर कोई एस्केलेशन हो गया हो। युद्ध विराम पूरी तरह से कह सकते हैं कि लागू है, दोनों तरफ से उसको मान रहे हैं। अमेरिका और ईरान दोनों इसका पालन कर रहे हैं। लेकिन ये तेजी का मोमेंटम जो आया है लोअर लेवल से लगभग 2000 पॉइंट का, और अगर हम देखेंगे प्री वॉर लेवल से निफ्टी 1000 पॉइंट दूर रह गया है। तो ये टिकेगा इस बात पर कि क्वार्टर 4 के नतीजे किस तरह के आते हैं। आज विप्रो पर, एचडीएफसी लाइफ पर हमारी नजर बनी हुई है, देखते हैं कि कैसे नंबर्स आते हैं। प्री वॉर लेवल से निफ्टी सिर्फ 4% के आसपास की दूरी पर है। तो मेरी राय ये है, सलाह ये है कि थोड़ा सा ना स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना अभी ठीक है और अच्छे नतीजों पर यहां से आप फोकस करके चलिए। तेजी की पोजीशन अगर इंडेक्स में है तो मेरा मानना है कि 24,000 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट है और उस सपोर्ट उसको स्टॉप लॉस मान के आप अपनी तेजी की पोजीशन में बने रह सकते हैं। लेकिन कल जो मैंने कहा था, आज फिर से मैं रिपीट करूंगा कि जब भी इंडेक्स में आपको 3 से 5% का गेन मिल जाए तो आप बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, क्योंकि अभी भी बाजार में कुछ चीजें अस्थिर हैं, कुछ चीजें अनिश्चित है, उसकी आगे हम बातचीत करेंगे। और मेरा मानना है कि ये जो गिरावट ऊपरी स्तरों से आई है ना, ये एक हेल्दी करेक्शन है। आप चाहें तो इसका खरीदारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां से जो रेजिस्टेंस जोन होगा अगेन वही 24,300 से 24,400, तो कम से कम वहां तक के लिए आप चाहें तो एक बार के लिए बाइंग कर सकते हैं, थोड़ा सा और नीचे निफ्टी जाए तो। लेकिन जो युद्ध के अपडेट्स हैं उस पर आप नजर बना के रखें। यहां से जो हर्डल है बाजार के लिए 24,300 और 24,500, ये एक जोन एक तरह से ये काम करेगा। अगर हम नीचे सपोर्ट्स की बात करें तो सपोर्ट लेवल हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 24,000 या और मैक्स टू मैक्स 23,800, उसके नीचे फिलहाल बाजार जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिए, निफ्टी बैंक की दो दिग्गज बैंकों के, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक के इसी हफ्ते नतीजे आने वाले हैं, ये हफ्ता खत्म होते होते। और मेरा मानना है कि छोटे मुनाफे के लिए आप निफ्टी बैंक में भी ट्रेड कीजिए। नतीजों के बाद एक तरह से ट्रेंड क्लियर होगा। लोअर लेवल से 5,000 पॉइंट से ज्यादा की रैली हो चुकी है, लेकिन ये जो गिरावट इंट्राडे में आई है इसको आप बाइंग के अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां जो सपोर्ट इंट्राडे में बन रहा है वो है 55,700 का, तो कम से कम 56,800 वहां तक बार बार निफ्टी बैंक पहुंच रहा है और वहां से एक रिवर्सल दे रहा है। वहां की गुंजाइश अभी भी मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक में है। रिस्क क्या है बाजार में? रिस्क ये है कि देखिए, ट्रंप कुछ आके कहना दे, कभी भी ट्रंप कुछ भी बोल सकते हैं, तो कोई भड़काने वाला बयान ना दे दें। ईरान अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नहीं झुकता है तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इस मामले में कोई रियायत करने के मूड में है, क्योंकि अमेरिका उस बात पर बिल्कुल अड़ा हुआ है शुरुआत से ही। और आगे अगर युद्ध के असर के चलते अगर कंपनीज के तिमाही नतीजे अगर डिस्टर्ब होते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग वाले में, तो फिर बाजार में हो सकता है कि एक दौर की हम और ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट टेकिंग देखें। और दूसरी चीज, जिस तरह से स्कॉट बेसेंट ने आके कह दिया कि हम जो 1 महीने का विंडो दिया था हमने ईरान और रूस से क्रूड खरीदने के लिए, उसको एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, तो अगर इस ब्लॉकेड के चलते इंडिया के क्रूड ऑयल के जो इंपोर्ट में कोई अड़चने आती हैं, अगर सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब होती है, तो फिर महंगाई बढ़ने का डर होगा। हालांकि ये फंडामेंटल रिस्क है, थोड़ा सा आगे की हम देखेंगे कि डेटा वगैरह किस तरह निकल के आते हैं, लेकिन ये कुछ रिस्क रहेंगे अभी शॉर्ट टर्म में जो बाजार को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बाय एंड डिप करने की, और छोटे छोटे गेंस के लिए मेरा मानना है कि आप प्रॉफिट टेकिंग करते रहिए। बाजार आपको मौके देता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे 3 एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल शाह हैं, अंशुल जैन हैं और ओशो कृष्ण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। शुरुआत ओशो जी आपसे करना चाहेंगे, आपकी रीडिंग बाजार को लेकर, आपकी राय, अभी क्या करना चाहिए इंडेक्स में?
वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी एंड सभी पैनलिस्ट मेंबर को। वेल यस, नो डाउट, जैसा आपने बताया कि मार्केट में काफी स्ट्रांग मोमेंटम ऑलरेडी बन चुका है एंड हायर लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन जोन देखना लाजमी है। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे जो निफ्टी के जोन है नियरली 24,400, वो एक स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम आएगा एंड यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज या फिर कंसोलिडेशन फेज में एंटर करते हुए नजर आ सकता है। तो सेम व्यू के साथ जाना चाहिए। 24,100 के आसपास स्पॉट पे मिलते हैं तो लेवल्स पे बाई करें। 24,300 से 400 के पास अपनी पोजीशन को लाइट करने की राय बनेगी। एंड ये मार्केट अभी स्टॉक स्पेसिफिक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक पे ज्यादा फोकस करें। सेक्टर पे अभी हो सकते हैं या बेंचमार्क इंडाइसेस में हो सकते हैं कि हमें कुछ दिनों के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। तो अभी स्टॉक स्पेसिफिक पे ज्यादा फोकस करने की राय बनेगी। इंडेक्स के ऊपर ओशो जी की तरफ से। चलिए अब मार्केट के क्लोजिंग के लिए बचे हैं सिर्फ मुश्किल से 45 मिनट के आसपास, नहीं 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट बचे हैं हमारे पास। तो शुरुआत कर लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड की। क्लोजिंग ट्रेड की शुरुआत सबसे पहले करेंगे अंशुल जी से। अंशुल जी बताइए, क्लोजिंग ट्रेड में क्या आइडिया सजेस्ट कर रहे हैं आप? सर, जैसा अभिषेक जी ने कहा और जैसा ओशो जी ने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। इंडेक्स में ट्रेड करने में 1 से 2 सेशन का समय लग सकता है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। एल्गी इक्विपमेंट्स, यहाँ पे 169 डेज़ का एक रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रेक्टेंगल पैटर्न में पहले एक शेकआउट आया था, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट किया गया जनवरी के महीने में और अब वापस आके अप्रैल के महीने में हायर लो की फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट बन रहा है। तो इस स्टॉक को बाय करके चलना है 543, 544 जोन में, 530 का स्टॉप लॉस लगाना है, 565 का टारगेट रहेगा और 565 निकलने के बाद अगर सस्टेन करता है तो फिर टारगेट रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। बट फिलहाल के लिए 565 के टारगेट से बाय कर सकते हैं एलगी इक्विपमेंट्स। 565 का टारगेट, 530 का लगाइए स्टॉप लॉस एलगी इक्विपमेंट के ऊपर। ये अंशुल जी की राय है। चलिए चलते हैं कुणाल जी के पास। कुणाल जी गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका भी। और क्या स्ट्रेटजी आप लेकर आए हैं? दोनों अगेन बाय कॉल्स ही रहेंगे मेरे एंड से भी। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स कहीं ना कहीं साइडवेज कंसोलिडेशन करेगा, बट यस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर रहेगा और उसमें कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंटम रहेगा। सो मैंने जो पहला स्टॉक पिक किया हुआ है वो है क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन में लोअर लेवल्स पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था, उसका ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में आया है। ये मूव और भी एक्सटेंड हो सकता है। जो हायर लेवल्स पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 270 273 के आसपास। सो करंट लेवल से 260 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप करंट लेवल से उसको लॉन्ग कर सकते हो। 251 का स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर में 270 273 तक के टारगेट्स रख सकते हो क्रॉम्पटन में। सो क्रॉम्पटन मेरी पहली पसंद रहेगी बाय साइड के लिए। सेकेंड स्टॉक रहेगा जो मेरा अगेन बाय साइड के रहेगा वो है कैनरा बैंक HSBC लाइफ। यहाँ पे हमने कैन लाइफ में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, इसमें भी वॉल्यूम्स के बैक ब्रेकआउट है और मुझे लगता है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा हायर लेवल पे। तो उसको बाय करने की सलाह, 143 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 160 162 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो 143 का स्टॉप लॉस लगाइए कैनरा HSBC और 160 162 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो कॉल है वो भी आपकी स्क्रीन पर टारगेट और स्टॉप लॉसेस के साथ फॉलो हो रहा है क्रॉम्पटन का, और उसके भी टारगेट स्टॉप लॉस आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब ओशो के पास चलते हैं। ओशो जी बताइए, आपकी तरफ से ट्रेड क्या है? इंडेक्स की स्ट्रेटजी तो आपकी हमने समझी। दो लॉन्ग के ही ट्रेड्स हैं। सबसे पहला बाय का रिकमेंडेशन है Hyundai मोटर्स पर। वेल Hyundai मोटर्स नियरली 1820 पे रडार पे आया था, अभी करेंटली 1850 पहुंच चुका है, बट अभी भी काउंटर में काफी स्ट्रांग मोमेंटम बन रहा है एंड बिल्कुल स्ट्रांग सपोर्ट से रिवर्सल के पैटर्न्स बन रहे हैं। तो Hyundai मोटर्स को बाय करने की राय है। 1820 1830 के जोन में बाय करें। 1775 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड इसका शॉर्ट टर्म टारगेट नियरली 1940 के देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर है एस्टर डीएम। एस्टर डीएम में अगर हम देखें तो काफी दिनों से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर काफी स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है। सो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। काउंटर में बिल्कुल ब्रेकआउट पे खड़ा है, तो एस्टर डीएम को खरीदने की राय बनेगी। करंट लेवल्स पे 675 के आसपास होवर कर रहा है। 660 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें एंड हायर लेवल्स पे 700 720 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड रहेंगे इस काउंटर।
तो ये रहा है दो स्टॉक्स, एस्ट्राडीएम पहला एक स्टॉक है और दूसरा स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ। आप इन दोनों स्टॉक्स को नोट कीजिए। हिंडई मोटर दूसरा स्टॉक 1940 का टारगेट, 1775 का लगाइए आप स्टॉप लॉस। तो आपके पास अब हमारे 3 मेहमानों को मिलाकर कुल 5 कॉल्स हैं। आप उन्हें नोट डाउन कीजिए और उन पर अपने ट्रेड्स को लीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस को ध्यान में रखते हुए और अपने रिस्क एपेटाइट को इवेल्युएट करते हुए। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक्स पर राय लेते हैं। एक स्टॉक जिसकी चर्चा हमने सुबह के शो में भी की थी और अच्छी खासी तेजी उस स्टॉक में देखने को मिल रही है, इंडीक्यूब स्पेसेस। 20% का सर्किट था, सर्किट फाइनली खुल गया है। 9% के आसपास की तेजी अभी भी है। खबर ये थी कि कंपनी ने एक जापानीज कंपनी के साथ करार किया है ऑफिस स्पेस के लिए। 52 करोड़ के आसपास की डील थी, लेकिन छोटी कंपनी है, तो मार्केट कैप के लिहाज से छोटी कंपनी है, तो डील की वजह से तेजी अच्छी खासी देखने को मिली इंडीक्यूब स्पेसेस के अंदर। तो इंडीक्यूब स्पेसेस, अब जरा एक राय लेते हैं इंडीक्यूब स्पेसेस पर। अंशुल जी, सुबह हमने इसकी चर्चा तो की थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक सर्किट पे चला गया था। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि भाई मिस हो गया मेरे से ट्रेन। तो ट्रेन जिनकी मिस हो गई थी, क्या उनको अब सर्किट खुल गया है, 9% पे है, लेना चाहिए, या फिर ये खबर का एक एक्शन था, अब एक्शन कंप्लीट हो गया, छोड़ देना चाहिए इसको? सर वनडे वंडर बन के रह गया स्टॉक। 124 दिन में 46% करेक्ट हुआ था। आज 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का जो था एट 178 और स्विंग हाई 172 दोनों टेस्ट हुआ और ऊपरी स्तर से सेलिंग हाई है। तो अगर कंटिन्यू भी करना है अपमूव, 178 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करना पड़ेगा, जिसकी उम्मीद लगभग ना के बराबर दिख रही है। मैं भी अवॉइड करके चलूंगा अंटिल प्रूवन रॉन्ग। 180 178 180 इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर गलत प्रूव होगा और स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू करेगा। तब तक मैं अवॉइड की लिस्ट में डाल के रखूंगा, क्योंकि नीचे से बाउंस बैक भी अच्छा था, तो सेलिंग नहीं दिख रही है, बट बाइंग के लिए भी 180 के ऊपर क्लोज करना मैंडेटरी है। फिलहाल के लिए अवॉइड लिस्ट में रहेगा। 180 के बाद वापस से बुलिश मूव में आएगा। ठीक है, 180 तक के लेवल्स अगर दिख जाएं तो उसके बाद एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। वैसे 2 दिन से हम देख रहे हैं ये पूरा स्पेस जो है इंडीक्यूब स्पेसेस में आज तेजी नजर आ रही है। कल भी हमने देखा इसी स्पेस से जुड़े स्टॉक वीवर्क इंडिया में भी अच्छा खासा एक्शन था। सो फोकस रेडार पर है, इसे वॉच लिस्ट में जरूर रखेंगे, वक्त वक्त पर रिव्यू भी करते रहेंगे। लेकिन कुणाल, आपसे मैं आईटी सेक्टर और इन पर्टिकुलर विप्रो पर भी एक टेक समझना चाहूंगी। नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से ठीक पहले पूरा सेक्टर आज फोकस रेडार पर है। विप्रो में भी हम देख रहे हैं मोमेंटम के साथ कामकाज देखने को मिला है। ऑल इन ऑल रिजल्ट्स की अगर बात करें, नॉट अ बैड सेट, लेकिन साथ साथ ये भी एक्सपेक्टेड है कि शायद एक म्यूटेड क्वार्टर विप्रो के लिए नजर आ सकता है। कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, ग्रोथ और साथ ही रेवेन्यू की अगर बात करूं, स्लाइट इंक्रीज ग्रोथ में दिखेगा, लेकिन रेवेन्यू के फ्रंट पर डॉलर रेवेन्यू में एक्सपेक्टेशंस हैं एक डिक्लाइन ट्रेंड की। कैसे देख रहे हैं विप्रो और साथ ही आईटी सेक्टर की चाल को इस वक्त, क्योंकि नतीजों की सीजन की शुरुआत आईटी मेजर्स से ही हो रही है? गुड आफ्टरनून मानसी। सी आई थिंक आईटी की पहले मैं बात करूं तो हमने जो एक बड़ा करेक्शन देखा है, तो हम लार्जर टर्म टाइम फ्रेम पे अभी भी एक करेक्टिव फेज में ही है। ये करेक्टिव फेज का एक पुल बैक है जो प्ले आउट होगा अपसाइड पे। हमने देखा है लोअर लेवल से अगेन आईटी एज एन इंडेक्स ने हार्ट ऑफ हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दिए है। एंड कहीं ना कहीं जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डाउन साइड पे 30,500 के आसपास, वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और आज हमने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। सो कल का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा अगेन आईटी के लिए। अगर हम ऊपर में 32,134 जो आज का हाई है वो निकाल देते हैं, तो ये पुल बैक मूव कंटिन्यू रहेगा जो आईटी इंडेक्स को 34,000 तक लेके जा सकता है। सो ओवरऑल हम एक पुल बैक मूव के लिए प्ले कर सकते हैं आईटी को लॉन्ग साइड पे। हमारा शॉर्ट टर्म से व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है 34,000 तक की जगह है आईटी इंडेक्स में अपसाइड जाने के लिए। जहां तक विप्रो की बात है, विप्रो में मुझे लगता है कि जो एक फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट आया था, वो लेवल था 195 का। उसके बाद हमने एक वापस सस्टेन बाइंग देखी है लोअर लेवल से। यहाँ पे विप्रो के लिए जो इम्पोर्टेंट हर्डल रहा है अपसाइड पे, वो है 220 का जोन। 220 को निकालना इम्पोर्टेंट है एंड 220 217 का जोन निकलता है, जहाँ पे वीकली 20 मूविंग एवरेज भी है। तो एक अच्छा खासा मूव अपसाइड में प्ले आउट हो जाएगा विप्रो में, जो विप्रो को ऊपर में 230 तक भी लेके जा सकता है। सो आई थिंक स्लो मूवर है काउंटर। 220 के ऊपर रियल स्ट्रेंथ आएगी, जो ऊपर में 230 235 तक के लेवल्स विप्रो में बता सकता है।
ओके तो चलिए ओवरऑल आईटी और इन पर्टिकुलर विप्रो पर एक टेक कुणाल की तरफ से। ओशो हाय, मिड कैप आईटी प्लेस पर एक राय आपसे जानना चाहूंगी और इन पर्टिकुलर ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, जेंजा टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स हैं, ये भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं और पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा उतार चढ़ाव था इस सेक्टर में। अब यहाँ पर स्लो एंड इवेंचुअल मूव आ रहे हैं। इन तमाम स्टॉक्स जिनका मैंने जिक्र किया, अगर पिछले 6 महीने के भी चार्ट्स देखेंगे तो डाउन ट्रेंड्स हैं, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पर तेजी की चाल इन स्टॉक्स में नजर आ रही है। मिड कैप आईटी प्लेस में कोई राय, कोई कन्विक्शन, क्योंकि पोजीशंस भी ली होगी लोगों ने और डाउन ट्रेंड की वजह से फंसे भी होंगे। बिल्कुल मानसी, ओवरऑल मुझे लगता है आईटी स्पेस लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों में ही एक अच्छा मोमेंटम प्ले हो सकता है या थोड़ा रिवर्सल के सिग्नल बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। मिड कैप आईटी में भी अगर हम देखते हैं तो मेजर ऑफ द काउंटर्स में एक अच्छा मोमेंटम इस मंथ में बनते हुए दिखाई दिया है एंड अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर सारे काउंटर्स निकल चुके हैं। सो मुझे लगता है यहाँ पे लो हैंगिंग फ्रूट्स जो थे वो मार्केट से हट गए हैं, बट अभी भी काफी अच्छे पोटेंशियल है। अगर ओएफएसएस की बात करें तो ओएफएसएस में मुझे लगता है 8000 तक के जोन शॉर्ट टर्म में टेस्ट हो सकता है, बट अगेन वहां पे रिव्यू करना पड़ेगा दैट वहां से एक फर्दर मोमेंटम बनेगा काउंटर में या वापस से एक साइडवेज फॉर्मेशन में रहेगा। बट शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल पुलबैक मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स में एविडेंट है। मुझे लग रहा है नियर टर्म पीरियड में एक अच्छा ट्रैक्शन भी इन सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मिड कैप आईटी को लेकर ये व्यू, ओशो जी का ये कहना है कि जो नीचे जो फल लटक रहे हैं, जो पहुंच में थे, उनको तोड़ लिया गया है, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी थी फिलहाल के लिए उतनी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एक और पैक जहां पर हमने रीसेंट लोअर लेवल से ना बाइंग अच्छी देखी थी और अब हो रही है प्रॉफिट टेकिंग। अगर आप ऑटो शेयरों को देखेंगे तो आज जो टू व्हीलर्स ज़्यादा गिर रहे हैं, हीरो, टीवीएस, बजाज ऑटो, एमएनएम के शेयर में भी प्रेशर है। लेकिन विद इन ऑटो पैक एक शेयर ऐसा है कि जो अपने गेंस को सरेंडर करने के मूड में लग नहीं रहा है और वो शेयर है अशोक लेलैंड। अंशुल जी, आपका व्यू अशोक लेलैंड को लेकर? 175-76 रुपए के आसपास के प्राइजेस हैं और आज इस कमजोरी वाले ऑटो के माहौल में भी ये शेयर ऊपर खड़ा हुआ है। क्या अशोक लेलैंड यहां से नई बाइंग करनी चाहिए? सर, इस स्टॉक में वापस से मूव आएगी जब थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी और ऑटो इंडेक्स में मूव आना स्टार्ट होगी। 21 दिन में 33% करेक्ट हुआ था, 50% रिट्रेसमेंट और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों 178-179 की जोन में है, यहीं पे अटक रहा है। तो जैसे ही मार्केट में स्ट्रेंथ लौटेगी, ये स्टॉक ऑटो सेक्टर में एक विनर बन के उभरेगा। 179-180 ये जोन निकलती है तो फिर जरूर बाई करके चलना चाहिए। 191 का पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद अगर 191 निकलता है तो अगला टारगेट 207 रुपए के आसपास का रहेगा। तो 2 रुपए महंगा खरीदिए, बट अगर 2 रुपए महंगा खरीदते हैं तो फिर और 15-20 रुपए महंगा बिकने की उम्मीद रहेगी। बट एग्जैक्टली मेजर रेजिस्टेंस जोन पे ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। ठीक है, ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए अशोक लेलैंड को लेकर ये व्यू। लेकिन अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। और आज देखिए वॉल्यूम भी अच्छे हैं, 1 करोड़ शेयरों से ज़्यादा के सौदे हो गए हैं अशोक लेलैंड में। लेकिन जो बाजार के जो 2 दिग्गज शेयर हैं ना, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, दरअसल उनकी तरफ से सपोर्ट निकल के नहीं आ रहा है और यही वजह है कि ये शेयर थोड़ा और नीचे आए आज के सत्र में और बाजार का हमने देखा कि जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा ज़रूर डिगा है। रिलायंस 1337 रुपए के भाव, बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है 1350 रुपए के लेवल पर। सुबह के सत्र में भी हमने इस शेयर की चर्चा की थी और एक बार फिर से व्यू लेंगे। और दूसरा शेयर है एचडीएफसी बैंक का, मतलब 800 रुपए के नीचे जाने के बाद रिकवर करके 800 रुपए के आसपास गया था, लेकिन आज फिर से आप प्रेशर देखेंगे और भाव फिर से 800 रुपए के ही नीचे आ गए हैं इसके। एक काम करते हैं, एचडीएफसी बैंक पर पहले व्यू ले लेते हैं। कुणाल जी, एचडीएफसी बैंक को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या ट्रेडर इससे दूर रहें और अगर मान लीजिए अगर इसमें एक्टिव होना है तो लेवल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ओवरऑल आई थिंक डेफिनेटली हमारा शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से भी व्यू बुलिश है एचडीएफसी बैंक पे। एचडीएफसी बैंक को आप अगर देखोगे तो 819, 820 उसके लिए एक रिजेक्शन पॉइंट रहा है और उसके ऊपर निकलेगा तो एक फ्रेश मूव आना स्टार्ट हो जाएगा। ओवरऑल बार्न डिप्स का अप्रोच रखना है यहाँ पे। मुझे लगता है कि एक जो रैली अच्छी आई है 730 से लेके अपसाइड में 820 तक, इसका एक रिट्रेसमेंट आएगा, एक गैप एरिया फिल करना आएगा 775 तक एंड फिर वो मूव कंटिन्यू रहेगा अपसाइड में। सो मुझे लगता है डिप्स में यूटिलाइज करना चाहिए बाय करने के लिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है अपसाइड में वापस अपने 50 डे मूविंग एवरेज को टच करने का, जो कि 840 के आसपास।
ठीक है, 840 को टच कर सकता है। देखते हैं कि ये कब आता है। लेकिन रिलायंस के बारे में बातचीत करते हैं और ओशो जी आपसे इस पर राय लेना चाहेंगे। सारे एवरेजेस के नीचे और 20 डीएमए के आसपास जब भी जा रहा है वहां से हम देख रहे हैं कि एक प्रेशर फेस कर रहा है रिलायंस का शेयर। फिलहाल जो प्राइसेस हैं 1340 रुपए के नीचे हैं। राय क्या है आपके रिलायंस को लेकर? रिलायंस कब चलेगा? देखिए कि एक मुश्किल ये है कि जो छूट दी थी अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर, ईरान से तेल खरीदने को लेकर, उसका बड़ा बेनिफिशियरी रिलायंस है। अब वो छूट भी खत्म हो गई तो एक नेगेटिव तो ये भी आ गया। मुझे लगता है रिलायंस में अभी वेट एंड वॉच का अप्रोच रखना चाहिए। कोई भी इस काउंटर में कोई भी एक डिसाइसिव मूव बिल्कुल बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से प्रॉपरली रिजेक्शन शोकेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब तक एक डिसाइसिव मूव 1370 1380 के ऊपर नहीं मिलेगा तब तक इसमें बाइंग के व्यू या बाइंग का ट्रैक्शन बनना काफी मुश्किल है। बट कंसर्निंग फैक्टर एक जो मुझे दिख रहा है कि अगर ये 1300 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका 1240 1220 के जोन पे है। सो 1300 पे काफी स्ट्रांगली वॉच रखना चाहिए। अगर उसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट के लिए ही काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स रहेंगे। बट मुझे लगता है उसके नीचे आपको एक्यूमुलेशन जोन के व्यू के हिसाब से रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अप्रोच लेकर के चलना पड़ेगा। एंड शॉर्ट टर्म में अगर लेट्स से ब्रेकडाउन नहीं होता है तो 1380 का इंतजार करें। 1380 के ऊपर निकलने के बाद बाइंग लेकर के रिलायंस में चला जा सकता है। इस पर ये एक टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ। दो और स्पेसेस हैं जिस पर फोकस होना चाहिए अंशुल जी। एक तो हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स लेकर आते हैं, एप्टस वैल्यू हाउसिंग, रेपको होम फाइनेंस और साथ ही पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तीनों शेयर्स में हम अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में देख रहे हैं और इस वक्त अपने दिन के उच्चतम स्तर पर करीब 3.5% की तेजी पीएनबी हाउसिंग पर है। रेपको होम फाइनेंस में भी 4% की तेजी है और एप्टस वैल्यू हाउसिंग तो ऑलमोस्ट 7.25% तेज एट डेज हाई 247 के लेवल्स पर है। ये हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में एकाएक तेजी आई है। चार्ट स्ट्रक्चर्स देखकर बताएं इन स्टॉक्स में से कोई अट्रैक्टिव नजर आता है और इन लेवल्स पर कोई स्ट्रैटेजी बनाकर चलनी चाहिए? देखिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में तो एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया है आज के सेशन में एट 872, जिसका अपसाइड बनता है 920 और लेवल्स पे। बट क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो एप्टस में है। एप्टस में क्लियर रिकवरी और वॉल्यूम के साथ रिवर्सल आ रहा है। इस स्टॉक में फर्दर अपसाइड 264 तक मिल सकती है और उसके ऊपर निकलता है तो रैली और एक्सटेंड होगी। तो अगर तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करके लॉन्ग करना है, एप्टस ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस समय अराउंड 238 ऑड लेवल्स रहेगा और अपसाइड 264। तो रिस्क रिवॉर्ड या स्ट्रक्चर दोनों के लिहाज से एप्टस ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, एप्टस वैल्यू हाउसिंग में अच्छी तेजी है और ये तेजी इंटैक्ट रहने के आसार तो एटलीस्ट नजर आ रहे हैं। कुणाल, हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में बजिंग ट्रेंड है। दूसरा, मिनरल सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स जैसे जीएमडीसी और ओएमडीसी, इन स्टॉक्स को एक बार पुल अप करते हैं। करीब 16% की तेजी ओएमडीसी में है और ऑलमोस्ट 18 से 19% की तेजी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जीएमडीसी के स्टॉक प्राइस में नजर आ रही है। तो ये दूसरा स्पेस है जहां पर जबरदस्त एक्शन इस वक्त देखने को मिला है। 740 के स्तर हम देख रहे हैं जीएमडीसी में, 4427 के लेवल्स ओएमडीसी में, और ये दोनों स्टॉक्स भी इस वक्त एट डेज हाई ट्रेड कर रहे हैं। कुणाल, आई थिंक डेफिनेटली मेटल्स एंड माइनिंग ये सेक्टर मोमेंटम में काफी रहा है एंड यहाँ पे हमने काफी सारे स्टॉक्स में एक फ्रेश ऑल टाइम हाई देखा है, जैसे कि जीएमडीसी, एनएलसी इंडिया। तो काफी सारा मूव प्ले आउट हो चुका है सेक्टर में, अगर शॉर्ट टर्म बेसिस की मैं बात करूँ। बट यहाँ पे एक स्टॉक है जहाँ पे मुझे लगता है कि डिप्स पे खरीदारी करनी चाहिए, वो है संदूर मैंगनीज। आई थिंक ओवरऑल यहाँ पे हमने जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का पहले ब्रेकआउट दिया था उस लेवल को हमने रिटेस्ट किया हुआ है और रिटेस्ट करने के बाद हमने वापस एक अच्छा मूव देखा है। ऑलरेडी इस सेक्टर में अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो चुका है। सो आई थिंक नाउ डिप्स पे बाय करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। पोजिशनली मुझे लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है अपसाइड में 250 260 तक के लेवल टेस्ट करने की। सो ये काउंटर है जो रडार पे रखना चाहिए। कोई भी डिप मिलती है स्टॉक में टुवर्ड्स द मार्क ऑफ 200, सो आई थिंक एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी।
और मिनरल्स वाली जो कंपनीज है ना, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेहतरीन तेजी में देखने को मिल रही है। और वैसे पूरा का पूरा मेटल पैक ही आज बजिंग है और बाजार को कहने के सपोर्ट देने का काम कर रहा है। और आज हमारे दर्शकों ने भी ज़रूर पैसे बनाए होंगे जिन्होंने अंशुल जी की सलाह पर अमल की होगी। अंशुल जी, 307 रुपये का हाई बनाने के बाद एनएलसी इंडिया थोड़ा नीचे आ गया है। आपके तो सारे के सारे टारगेट्स आ गए होंगे अंशुल जी? सर, शॉर्ट टर्म के टारगेट जीएमडीसी, एनएमडीसी और एनएलसी इंडिया तीनों में आ चुके हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के टारगेट्स अभी भी पेंडिंग है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो जरूर प्रॉफिट बुक कीजिए। इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टर्म में मोमेंटम अच्छा तेज रहा है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके पार्शियल पोजीशन होल्ड करना चाहिए। तीनों स्टॉक में यहाँ से भी कम से कम अगर 3 से 4 महीने का समय देते हैं, यहाँ से भी कम 20 से 25% की अपसाइड आपको मिलेगी। तो ट्रेडर्स को बुक करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को पार्शियल प्रॉफिट बुक करके पार्शियल क्वांटिटी होल्ड करना चाहिए। ठीक है, ये राय है इन स्टॉक्स को लेकर। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और तमाम शेयरों पर आपने राय हमसे साझा की। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और एक्शन वाले शेयरों पर चर्चा करेंगे और कुछ बेहतरीन ट्रेड आपके लिए हम आइडेंटिफाई करेंगे, आपके जाए करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और हम तमाम एक्शन वाले शेयरों पर कर रहे हैं चर्चा। और इसी कड़ी में एक स्टॉक जो अभी अभी रडार पर आया है, चार्ट्स में कुछ तो बदल रहा है। पीबी फिनटेक स्टॉक लेकर आइए, पॉलिसी बाजार पीबी फिनटेक आपकी स्क्रीन पर लेकर आइए। देखिए, स्टॉक में डेज लो से ना नीचे से 4-5% की तेजी अचानक से आई है। और चार्ट देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि 1540 के आसपास ये शेयर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ। एक बार इसको जरा चेक कराते हैं कि हो क्या रहा है इसके अंदर। अंशुल जी, जरा चेक कीजिए पीबी फिनटेक को। सर, पीबी फिनटेक में एक बाउंस बैक कैंडल बनी थी 5 फरवरी को, जिसका हाई था 1583 और लो था 1412। उसके बाद लगभग 44 डेज हो गए, हम ऑलमोस्ट उसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। 2 बार नीचे फ्लिप दिए, ब्रेकडाउन की कोशिश फेल हुई है और अब उसमें रिवर्सल आ रहा है। तो वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट हो चुके हैं, स्ट्रॉन्गर हैंड्स वापस से एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ऊपर 1583.8 उस कैंडल का हाई, ये आराम से टेस्ट हो सकता है और इसके ऊपर निकलता है तो फिर ब्रेकआउट बनेगा, जिसका टारगेट 1722 रुपए रहेगा। तो इमीडिएट मोमेंटम ब्रेकआउट पॉइंट तक जा रहा है 1583, और 1583 का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर अपसाइड खुलेगी। तो मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट हुआ है। 1 से 2 दिन स्टॉक में मोमेंटम रहेगा टुवर्ड्स ब्रेकआउट पॉइंट। तो पीबी फिनटेक के ऊपर ये राय है, 1583 तक के लेवल्स जो है वो जाते हुए दिख रहे हैं पीबी फिनटेक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 और मेहमानों को शामिल करते हैं। हमारे साथ अब 3 और मेहमान इस शो में जुड़ चुके हैं। जिगर पटेल जुड़ रहे हैं हमारे साथ आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स से, गौरांग शाह जुड़े हैं जियोजीत इन्वेस्टमेंट से, और लक्ष्मीकांत शुक्ला यस सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने समय निकाला। पहला सवाल मैं गौरांग सर आपसे ही लेना चाहता हूं। आज मेटल और डिफेंस शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है और जो गिरावट आई भी बाजार में उसमें भी ये शेयर टूटे नहीं हैं। और मेटल में कुछ तो शेयर ऐसे हैं, जीएमडीसी या फिर एनएलसी इंडिया या एनएमडीसी जैसे शेयर अच्छी खासी तेजी आप आज दिखा रहे हैं। कोई शेयर और आपको पसंद हो सर, और इस ओवरऑल सेक्टर के ऊपर क्या राय है आपकी? आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजीत तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो देखिए, धातु क्षेत्र में रुझान बेहतर इसलिए भी था क्योंकि मांग जो है उसको लेकर के ऊपर के तरफ के दायरे, और ये जो भी जियोपॉलिटिकल संकट खाड़ी देशों में ईरान में खड़ा हुआ था और जो भी नुकसान क्षमता को हुआ था उसको लेकर के, खास करके अगर आप देखने जाए तो एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक, इनमें अच्छे खासे ऊपर के तरफ के दायरे हमने देखे थे। खरीदारी की सूची में बुनियादी तर्क के आधार पर काफी सारी कंपनियां हैं, दोनों ही तरफ, फेरस और नॉन फेरस। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता जो कि एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है, कुदरती भंडार काफी सारे इनके पास और विभाजन की भी बातें सुन रहे हैं और अनुमति भी मिल गई है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक है, नाल्को है, एनएमडीसी है, जहां पर खरीदारी की राय हम दे रहे हैं।
तो ये मेटल्स को लेकर व्यू है गुरांग सर का। गुरांग भाई, पहले भी आपकी हम हिंदी की तारीफ कर चुके हैं कि आपकी कमाल की हिंदी है। अब ये ना मतलब हम लोग भी हिंदी बेल्ट से ही हैं, हिंदी पढ़ते लिखते हैं, लेकिन ये कुदरती भंडार शायद कभी जहन में आया नहीं। सर आप प्रैक्टिस करते हैं, शब्द खोजते रहते हैं, ये कैसे हो पाता है सर? ये हमारे दिमाग के जो एंटीना है वो 360 डिग्री पर फैला करके रखते हैं, और जो कि ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम अच्छे से सुनते भी हैं, समझते भी है, और फिर उसका उपयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा कठिनाई नहीं होती होगी हमारी हिंदी भाषा सुन करके या फिर हिंदी का उच्चार सुनकर। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, नहीं, बिल्कुल कठिनाई होती है। हमारा सौभाग्य है गुरांग भाई, और मैं बहुत ही दिल से कह रहा हूं कि हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं और हिंदी की जो अलख है ना उसको आप जगाए हुए हैं, और आप ये विश्वास दिला रहे हैं कि नहीं ऐसे कोई शब्द नहीं अंग्रेजी का जो हम कहें कि नहीं उसका हमें विकल्प हिंदी में या फिर हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं मिल पा रहा है। और आप तो गुजराती बड़े अच्छी बोलते होंगे, गुजराती के भी कई बार आप शब्दों का समावेश कर लेते हैं हिंदी में बोलते वक्त। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ पैनल पर हैं कि ज्ञान के गंगा के साथ भाषा की भी जो अलख है ना वो पूरी तरह से 18 स्वदेश के साथ वो लगातार बुलंद हो रही है। लेकिन दो और एक्सपर्ट हैं, उनके पास में जरा जाता हूं, और हमारे साथ जिगर पटेल हैं और लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या ये गुरांग भाई की हिंदी को लेकर? गुड आफ्टरनून आप सभी को। मैं तो खुद ही गौरांग सर का फैन हूँ। उनकी हिंदी के वक्तव्यों से मैं भी सीखता रहता हूँ। हाँ। और जब भी पैनल पर आता हूँ तो मैं भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो गौरांग सर बोलते रहते हैं उनको भी अपने भाषा में उपयोग लाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, नहीं, ये मैं तो पहली बार ना ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ किसी और प्लेटफॉर्म की। मेटल को धातु मैंने ना इन्हीं के मुंह से सुना। हम तो सभी जानते हैं कि मेटल मतलब धातु होता है, लेकिन धातु क्षेत्र बोलना, कंफर्टेबली बोलना और अपनी बातें कन्वे कर पाना, कह सकते हैं कि ये एक मिसाल कायम कर रहे हैं गुरांग भाई। आप इसी तरह से बोलते रहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, और दिक्कत जिसको हो रही है ना वो खोजिए जाके। आप हिंदी बोल रहे हैं और बिल्कुल कह सकते हैं कि आराम से आप बोलिए, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं इसमें सर। लक्ष्मीकांत जी, अपने ट्रेड आप शेयर कीजिए। जी, हमारी तरफ से दो बाय के ट्रेड रहेंगे। सबसे पहला रहेगा तीतागढ़। यहाँ पर एक पोलैंड फ्लैग का ब्रेकआउट डेली के चार्ट्स पर आता हुआ दिखाई दिया है, और सुबह से प्राइजेस उस ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये 730 733 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 715 का, और जो अपसाइड के टारगेट है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 775 के। दूसरा, अभी जैसे धातु क्षेत्र से ही बात हो रही थी तो उसमें मुझे एक बेहतर विकल्प लग रहा है टाटा स्टील का। यहाँ पर एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है डेली के चार्ट्स पर, और काफी दिनों से यहाँ पर हमें एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन अभी देखने को मिला है। तो ओवरऑल एक अच्छा स्ट्रेंथ आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी जो इसके जो प्राइजेस हैं वो अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है वो है 205 का, और हमारा टारगेट रहेगा 220 का। 220 का टारगेट होगा टाटा स्टील के लिए, और 205 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और टीटागढ़ रेल के लिए 775 रुपए के टारगेट्स होंगे, और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 715 रुपए का। जिगर भाई की कॉल्स बाकी हैं, लेकिन अंशुल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंशुल जी बताइए, कोई आपका टारगेट अचीव हो गया या फिर आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस चर्चा में? सर, मैं हिंदी के बारे में बोलना चाह रहा था कि डिस्क्लेमर बोलने में एक तो प्रदीप मल्लर जी हमेशा डांटते रहते हैं कि डिस्क्लेमर पूरा बोला करो। उनका इतना लंबा होता है कि मैं वो याद नहीं कर पाता हूँ। तो आज मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे गौरांग सर का हिंदी वाला पूरा रट के एज इट इज रिपीट करना स्टार्ट किया है। तो मैंने अब डिस्क्लेमर वो पकड़ा है और शुद्ध हिंदी वाला पकड़ा है। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो ये रचित जी को और प्रदीप जी को भी कहने वाला हूं कि नहीं, आप हिंदी में जिस रफ्तार से बोलते हैं ना इंग्लिश वाला, मैं कहूंगा कि हिंदी में आप उसी रफ्तार से बोल के दिखाइए। और ये बिल्कुल जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है कि देखिए, फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होने का मतलब क्या है हमारे देश में। मतलब मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदी समझने वाले आपके कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक और तमिलनाडु तक मिल जाएंगे। हाँ, बोलने में कोई हो सकता है, कोई टूटा फूटा बोले, कोई बहुत अच्छा बोले, कोई, लेकिन समझ में मुझे नहीं लगता किसी कोई दिक्कत आएगी।
और इसी तरह से भाषा का कह सकते हैं कि परिष्करण भी होता है और संवर्धन भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो भाषा ऐसे ही ग्रो करती है और अच्छा काम ये कर रहे हैं। और एक बार उनको भी आप अंशुल जी हमारी तरफ से बोल दीजिए कि आपने जो सिखाया ना, आप उनको सिखा दीजिए ताकि वो भी हिंदी में डिस्क्लेमर दे अपना। गौरांग भाई। मैं हिंदी का प्रयोग इसलिए भी करता हूं अभिषेक भाई, क्योंकि हम जिस चैनल पर आते हैं उसका नाम है ईटी नाउ स्वदेश। तो मेरे ख्याल से ईटी नाउ स्वदेश पर अगर हम हिंदी का उच्चार करें और लोगों तक पहुंच सके और हमारा जो तर्क है वो लोगों तक पहुंचा सके, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है हमारे लिए। और हम सभी महानुभाव जो यहाँ पर उपस्थित हैं इस मंच पर, मैं इन सब के तरफ से ईटी नाउ स्वदेश का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने हमें एक माध्यम दिया है और इस माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और एक वित्तीय सुलझे हुए निवेशक कैसे बन सकते हैं और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए ईटी नाउ स्वदेश का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे निमित्त को आमंत्रित करते हैं और मौका देते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। गौरांग भाई, हमारा भी सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं सर, और जो लाखों करोड़ों जो दर्शक हैं जो हमारी भाषा में चीज़ें समझना जानना चाहते हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं, बहुत ही नेक काम है सर। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए ये चीज़ क्लियर हो गई है कि भाषा का मेधा से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। भाषा कम्युनिकेशन का एक माध्यम है और जिस भाषा में आप कम्युनिकेट कर पाए इजीली प्लेटफॉर्म के हिसाब से वो भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिगर भाई, आप बताइए, आपकी कॉल्स रह गई थी सर, आपके दो बढ़िया ट्रेड्स कौन से हैं? ऐसी कॉल देने से पहले मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा। गौरांग सर के साथ मैं हिंदी, इंग्लिश और गुजराती तीन शोज करता हूँ। हिंदी में तो है ही है, गुजराती और इंग्लिश में भी उनकी पकड़ और कमांड जो है काफी तारीफ के काबिल है। और मैं काफी टाइम ये भी सोचता हूँ कि इतने सारे अलग अलग जो वोकेबलरी होती है वो सीखने लायक है उनसे, और मैं यही आशा करूंगा कि फ्यूचर में और बहुत सारे शोज उनके साथ करूं। और अभी ट्रेड की बात करते हैं, टोटल 3 ट्रेड है मेरे पास। सोना कॉम्स की पहले बात करते हैं। सोना कॉम्स में काफी समय के बाद जो वीकली स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ओवरऑल पिछले 1 साल से एक ही जोन में ट्रेड कर रहा था, करीबन 550 से लेके कहीं ना कहीं 450 तक। करंट वीक में एक ब्रेकआउट आया है 550 के ऊपर, अभी करंटली 580 चल रहा है। और जो हिसाब से RSI, DMI से और स्टॉकेस्टिक्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो हिसाब से इसमें और कंटिन्यू रह सकता है आने वाले 15-20 दिनों तक तेजी। तो बाय करने की सलाह रहेगी। बाय ऑन डिप्स करेंगे, करंट भाव से 570 तक भी मिले तो बाय करने की सलाह रहेगी। सोना कॉम्स 545 के नीचे एक स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में टारगेट करीबन लेके चलेंगे 640 का। सेकेंड स्टॉक है जम्मू कश्मीर बैंक है। जम्मू कश्मीर बैंक में अगेन एक पुलबैक आया था हाल फिलहाल में, जो मार्केट ने 22,200 का लो लगा है वो दौरान करीबन 110 आया था और वहां से ही जो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था वहां पे टेस्टिंग करके वापस रिवर्स हो चुका है वीकली चार्ट पे। तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक अपवर्ड साइड हमें देखने को मिलेगी नेक्स्ट हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। तो JNK बैंक करंट रेट से भी बाय कर सकते हैं, 128 तक भी मिले तो बाय करना है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 122 के नीचे होगा और ऊपर में 140, 142 के टारगेट्स लेके चलने हैं। थर्ड स्टॉक है गॉडफ्राई फिलिप। काफी हद तक इसमें एक बड़ा करेक्शन देखा है, करीबन 3,800 से लेके ऑलमोस्ट 2,000 के नीचे तक भी फिसला है ये स्टॉक। और 200 वीक का जो एवरेज है वहीं पे ये रिवर्सल दिख रहा है यहाँ पे, साथ में डाइवर्जेंस भी है और बाय करने की सलाह है करंट लेवल से। स्टॉप लॉस करीबन 2,000 के नीचे होगा और 2350 का टारगेट लेके चलेंगे गॉडफ्राई फिलिप्स में। ठीक है, 2350 के टारगेट होंगे और 2000 का स्टॉप लॉस होगा गॉडफ्रे फिलिप्स के लिए। JNK बैंक काफ़ी दिनों के बाद हमारे किसी एक एक्सपर्ट ने रेकमेंड किया है। 122 रुपये का स्टॉप लॉस, 140 और 142 रुपये के 2 लक्ष्य इसमें होंगे। और सोना BLW इसमें जो लक्ष्य होगा 640 रुपये का और स्टॉप लॉस होगा इसमें 545 रुपये का। तो 3 तेज़ी के ट्रेड हैं जिगर भाई की तरफ से। बाजार ने देखिए हरे निशान में पलटी मारी है, तेज़ी के ट्रेड भी मिल रहे हैं और निफ्टी आ गया है, अब हरे निशान में कारोबार कर रहा है। 24,200 के ऊपर 223 का स्तर हमें दिखाई दे रहा है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो सिर्फ रह गई है 15 अंकों के आसपास की। सपाट कारोबार वहां पर हम होते हुए दिख रहे हैं। तो बाजार में इंटेंट है, लोअर लेवल्स पर हम देख रहे हैं कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और इसी के चलते ये रिकवरी भी
हमें देखने को मिल रही है। आप ये देखिए, मतलब अगर आप दो हाफ में बांट दीजिए, साफ साफ हमने देखा है कि फर्स्ट हाफ में तेजी रही, सेकेंड हाफ में गिरावट रही, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से फिर रिकवरी आ रही है, हर निशान में लौटने की कोशिश हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बढ़िया तेजी के ट्रेड हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। और हम एक्शन वाले शेयरों को चुन रहे हैं और उन पर चर्चा कर रहे हैं लगातार। और इस कड़ी में अब अगला स्टॉक जो निकल कर आया है वो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का स्टॉक है। आप देखिए 52 वीक हाई पे शेयर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, 4.5% की तेजी, और आज जो है अच्छी खासी मजबूती, और पिछले 15 मिनट के अंदर ये तेजी बढ़ी है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ। जरा इसको एक बार चेक कराते हैं, जिगर जी से जरा इसको चेक कराते हैं। जिगर, जरा इसको देखिए एक बार, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन क्या कुछ मौके बन रहे हैं क्या नए? 52 वीक हाई पे हालांकि पहुंच गया शेयर। से फिलहाल जो हिसाब से स्ट्रक्चर बना है, वन साइडेड मूव है, करीबन 906 से लेके ऑलमोस्ट 1200 के ऊपर चला गया, तो कहीं ना कहीं आवरली चार्ट पे लग रहा है कि थोड़ा और एक्सटेंड होगा, बट एडवाइस यही रहेगी कि जो स्टॉप लॉस है करीबन 1200 के लेवल से ट्रेल किया जाए, और जैसे जैसे काउंटर ऊपर जा रहा है स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, और 1200 के नीचे बंद होता है तो आप एग्जिट करिए, फ्रेश बाय अभी नहीं करना है। इसमें फ्रेश बाइंग अभी नहीं करनी है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर। काफ़ी चल गया है शेयर, तो आप फिलहाल नई एंट्री के बारे में ना सोचें। लेकिन एक स्टॉक अचानक से पिछले 10 मिनट के अंदर शानदार तेजी दिखा रहा है, आरआर काबिल का। आरआर काबिल आपकी स्क्रीन पर लेकर आइए। 5% डेज लो से ये शेयर जो है वो अचानक चढ़ गया है और अच्छी तेजी देखने को मिल रही है आरआर काबिल के अंदर, ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ। जरा एक बार चेक कराते हैं अंशुल जी से। अंशुल जी, आरआर काबिल जरा देखिए क्या हो गया, अचानक से 5% चढ़ गया ये निचले स्तरों से। सर, आरआर काबिल हमने परसों भी डिस्कस किया था, जब 10-20 डे मूविंग एवरेज के अंदर हायर लो बना रहा है कि ये स्टॉक वापस से अपने ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट करने जाएगा 1466 तक। उस समय प्राइस था 1380 के अराउंड, तो 1466 ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट होने जा रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट होगा। पहला अटेम्प्ट फेल हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट जनरली पावरफुल होते हैं। तो फिलहाल 1466 का टारगेट पकड़िए। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम बाय देना स्टार्ट करेंगे, तब इसमें बड़े टारगेट्स खुलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 38 वीक्स का कपनाडल पैटर्न का एक ब्रेकआउट फेल हुआ है। सेकंड अटेम्प्ट मिलता है तो बड़े टारगेट्स खुलेंगे। 1466 पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है 1560 और 1700 दो टारगेट रहेंगे। सेकेंड अटेम्प्ट जो ब्रेकआउट है वो ज्यादा मजबूत होता है। बाजार भी लाइफ के फंडों की तरह ही होता है, जब कोई चीज पहली बार में नहीं होती है तो हम दूसरी बार में पूरा जोर लगाते हैं, और बाजार और स्टॉक भी वैसे ही करते हैं कि दूसरा अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट फेल हुआ था, दूसरा अटेम्प्ट पूरे जोर से लगाते हैं। चलिए ठीक है, तो ये लेवल्स हम ट्रैक करेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है 1463 अंशुल जी कह रहे हैं, इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, नई तेजी देखने को मिलेगी, फिर से राय ली जाएगी इसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स को लाते हैं आपकी स्क्रीन पर। सिरमा एसजीएस, ये स्टॉक क्या हो गया, अचानक से इतनी तेजी इस शेयर में देखने को मिल रही है। 8% के आसपास चढ़ गया है शेयर। हालांकि आज जो डे हाई बनाया 983 का, वहां से थोड़ा सा नीचे आया है, 960 के आसपास अभी आया है। सिरमा एसजीएस, लक्ष्मीकांत जी जरा एक बार चेक कीजिए, सिरमा एसजीएस क्या हो गया इसके अंदर। के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। वो जो लेवल्स थे 910 के थे, तो वहां से कंसिस्टेंटली यहाँ पर बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी भी ओवरऑल जो सेंटीमेंट है बुलिश है, हालांकि हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हमें आवरली 15 मिनट के चार्ट पर देखने को मिल रही है। बट अगर यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 940 से लेकर 930 के लेवल्स हैं, अगर वहां पर एक डिप बनता है तो वहां पर यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। उस वक्त जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 910 का, और जो अपसाइड के टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो करीबन 1020 के देखने को मिल सकते हैं। 1020 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं सिरमा एसजीएस के अंदर, ये राय लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। चलिए एक और स्टॉक का जिक्र करते हैं जो अक्सर ही ना आजकल लगभग रोज ही खबर आती है इसकी, 52 वीक हाई पे पहुंच गया ये शेयर, अडानी पावर। अडानी पावर आज भी 5% की तेजी और आज भी 52 वीक का हाई एक नया बना रहा है ये शेयर। इस पर एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं गौरांग सर से कि ये शेयर गौरांग सर को कैसा लगता है।
गौरांग सर, अडानी पावर आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, या फिर अगर पावर सेक्टर में ओवरऑल आपकी कोई और पसंद हो शेयर तो वो बताइए सर। तो देखिए, हाल ही में ये जो पिछले 6-7 हफ्तों से दुर्घटना हुई है, और मैं बात कर रहा हूँ खाड़ी में जो संकट खड़ा हुआ है उसको लेकर के, और जिस प्रकार से हमारी निर्भरता कच्चे तेल और नेचुरल गैस के आयात पर निर्भर है, और ये जो समुद्री यातायात मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से मुख्य हमारी ऊर्जा की जरूरत है वो आती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ है, और सरकार के तरफ से मेरे ख्याल से ऊर्जा की जरूरत को पूरी करने के लिए कई सारे कदम पहले भी उठाए थे, और ये घटना घटने के बाद मेरे ख्याल से और सक्षम रूप से कदम आगे बढ़ाए हैं। सरकार की ये भी योजना है कि काफी बड़ी मात्रा में नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता को जोड़ी जाए, और वो नई ऊर्जा उत्पादन जो होगी वो सूर्य से पैदा होने वाली सूर्य ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, और वायु से पैदा होने वाली वायु ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी। ये क्षेत्र हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर काफी सारी कंपनियां हैं जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं, और सिर्फ हमारी खरीदारी की राय ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों तक सीमित नहीं है। ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर भी हमारी खरीदारी की राय रही है। अडानी पावर पर मैं पहले कवरेज तो नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन काफी सारी सक्षम और मजबूत कंपनी है, और काफी बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन क्षमता है इनके पास। इसके अलावा जो हमारी कवरेज है ऊर्जा उत्पादन में वो है टाटा पावर, एनटीपीसी, टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ऊर्जा वितरीकरण में एक सरकारी कंपनी है जिसका मेरे ख्याल से 75% ट्रांसमिशन यानी कि वितरीकरण में इनका कामकाज चलता है, वो है पावर ग्रिड। यहाँ पर भी हमने पिछले 2-3 दिनों में काफी ऊपर की तरफ के दायरे देखे। और ऊर्जा उपकरण, आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों में अगर आप देखने जाएं तो एलएनटी है, एबीबी है, जीमेंस है, इन सब कंपनियों पर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। बिल्कुल, तो ये पावर सेक्टर और पावर इक्विपमेंट वाले शेयरों पर गौरांग सर की राय, फंडामेंटल व्यू, ताकि आपको ये पता चले कि कौन से शेयर्स हैं जो क्वालिटी के हिसाब से अच्छे हैं, जहां फंडामेंटल्स मजबूत दिख रहे हैं। चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले लक्ष्मीकांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने अपनी राय दी। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कुछ और नए मेहमानों को भी शामिल करेंगे और कुछ और एक्शन वाले शेयरों पर बातचीत भी करेंगे। की लोअर लेवल से रिकवरी है, और फिर से हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो सुधर रहा है। एनएसई 500 में 315 शेयर हम देख रहे हैं कि तेजी वाले हैं, और 185 शेयर हम इस वक्त कमजोरी पर कारोबार होते हुए देख रहे हैं। हालांकि थोड़ा स्विंग है इंडेक्स में, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी फिर से लाल निशान में है, 35 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक में करीब गिरावट हो गई है 170 अंकों के आसपास की, तो 56,000 के आसपास निफ्टी बैंक सपोर्ट ले रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 24,100 के आसपास, 24,100 से 200 की रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश है। और आज आईटी, मेटल, ये कुछ सेगमेंट्स हैं जो बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। 3 बज गए हैं, एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ सचिन गुप्ता जुड़ गए हैं। सचिन जी, चलिए शुरुआत कीजिए, जरा ओपनिंग कीजिए, बताइए आपके 2 ट्रेड्स कौन से होंगे आज के। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। वेल, बिल्कुल मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी जो है वो बरकरार है, और हम देख रहे हैं जिस तरीके से करीब 24,400 के आसपास में एक रेजिस्टेंस को चेस करने के बाद एक डिक्लाइन मूव देखने को मिला है। बट डिस्पाइट दैट, लाइक मार्केट के अंदर स्टॉक वाइज मोमेंटम, सेक्टर वाइज मोमेंटम काफी अच्छा है। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पर फोकस है, और उन्हीं पे जो है कुछ बाइंग करने की सलाह रहेगी। सो पहला कॉल यहाँ पर जो है वो गैब्रियल इंडिया में रहेगा। ओवरऑल देखिए गैब्रियल का चार्ट तो डेली चार्ट्स पर एक अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। स्टॉक जो है वो अपने लाइक 100 एज वेल एज 200 डीएमएस के ऊपर मूव करता हुआ दिखाई दे। आज एक अच्छी वॉल्यूम बाइंग का जो है स्टॉक के अंदर नोट की गई है। मुझे लगता है यहाँ से और फर्दर स्पर्ट जो है स्टॉक के अंदर कंटिन्यू हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस पे बाय करने की सलाह रहेगी 970 के स्टॉप लॉस के साथ 1050 1050 के टारगेट्स स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक यहाँ पर जो आइडेंटिफाई किया है उसका नाम है कर्नाटका बैंक, केडीके बैंक।
डेली चार्ट्स पर यहाँ पर भी अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यूसली बनी हुई है। पिछले कुछ टाइम फ्रेम से हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है वो डे बाय डे अपसाइड की मोमेंटम्स कंटिन्यू कर रहा है और हायर हाइज हायर लोस फॉर्मेशंस के अंदर जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि कमिंग डेज में और फर्दर मोमेंटम्स कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं। सो करंट मार्केट प्राइस जो कि करीब 247 के आसपास में चल रहा है, यहाँ से केटीके बैंक में बाय करने की सलाह रहेगी 241 के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड में जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं करीब 260 तक के लिए नजर आ रहे हैं। 260 के लिए कर्नाटका बैंक में बाय की सलाह। यहाँ गैब्रियल हो गया और कर्नाटका बैंक हो गया, और दोनों के दोनों जो सौदे हैं वो तेजी के ही हैं। सचिन जी ने स्ट्राइक लगाई है तो ताबड़तोड़ 2 चौके उन्होंने जड़ दिए तेजी वाले। और अच्छा, एक शेयर में गुरांग भाई आपसे राय लेना चाहूँगा। एमएनसीज पर भी आपकी कड़ी नज़र और पकड़ दोनों रहती है। हनीवेल ऑटोमेशन हम देख रहे हैं कि आज अच्छी तेज़ी है, और जब एआई की चर्चा होती भी नहीं थी ना, तो उस टाइम से ये कंपनी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का बड़ा काम कर रही है। और हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई, लेकिन पिछले 5 सत्र में ये शेयर 27,000 से 31,000 तो चला गया है, लेकिन अभी भी अपने 52 वीक हाई से 10,000 रुपये की दूरी पर है। अब हालांकि रिटेल थोड़े दूर रहते हैं इतने भारी भरकम शेयर से, लेकिन आपकी राय क्या है सर? कोई अगर लेना ही चाहे, क्या सही भाव पर है ये? अभिषेक भाई, कुछ शेयर्स बाजार में ऐसे होते हैं जो पुश्तैनी जेवरात के तरह होते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, कवरेज नहीं इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो पुश्तैनी खजाना होता है हमारा। पीढ़ी दर पीढ़ी आप बस अगली पीढ़ी को देते जाइए और उनको लाभ लेने दीजिए। तो हनीवेल ऑटोमेशन हो गया, इसके साथ साथ पेज इंडस्ट्री जैसे शेयर हो गए, एमआरएफ जैसे शेयर हो गए। इस प्रकार के कुछ और नाम है जो आपके पोर्टफोलियो में पुश्तैनी जेवरात की तरह काम करते हैं। और इन सब में अगर आप देखने जाएंगे अभिषेक भाई, तो वॉल्यूम्स होते नहीं है इतने। और मैं जो अभी ऊर्जा क्षेत्र पर टिप्पणी कर रहा था, हम जो अभी ऊर्जा क्षेत्र पर टिप्पणी कर रहे थे, और मैंने आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों का नाम लिया, तो ये टाटा हनीवेल, पहले इसका नाम होता था टाटा हनीवेल, अब इसका हनीवेल ऑटोमेशन नाम बदल गया है। काफी साल पहले इसका नाम हुआ करता था। ये बहुत ही आधुनिक उपकरण बनाती है ये। और मेरा जहां तक मेरी जानकारी है, वर्चुअल मोनोपोली तरह की परिस्थिति है हनीवेल ऑटोमेशन में, जहां तक भारत का सवाल है, जिस क्षेत्र में ये योगदान दे रहे हैं और जिस प्रकार से ये आधुनिक उपकरण बनाते हैं। विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा अभिषेक भाई, क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ कंपनियां शेयर बाजार में ऐसी होती है जो पुश्तैनी जेवरात की तरह होते हैं। खजाना होता है जिसको अगर जब तक आपको जरूरत, रुपये की जरूरत नहीं है, तब तक आपको उसको बेचना नहीं चाहिए। और अगर आपको नहीं जरूरत पड़ी तो एक भेंट के रूप में आप अपनी अगली जो पीढ़ी है उसको दे दीजिए, और उनको एक सबक सिखाइए कि किस तरीके से आपने इन सब कंपनियों में निवेश किया और किस तरीके से आपकी निवेश की गई पूंजी में वृद्धि हुई है। बिल्कुल। तो कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो आपको लगातार अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करनी चाहिए अपनी अगली पीढ़ी के लिए, ये गौरांग सर का कहना है, और उन शेयरों में से एक ये शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमारे साथ ना मेहमानों का एक शानदार पैनल है, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों तरह से हमारे पास शानदार मेहमानों का पैनल है। गौरांग सर जुड़े हुए हैं, देश के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं। हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, अंशुल जी हों या फिर सचिन जी हों, जिगर जी हों, ये सब लोग जो है वो महारत हासिल किए हुए हैं अपने अपने विधाओं में। तो एक चीज़ का ख्याल आया कि अभिषेक जो है वो आज दिन में चर्चा कर रहे थे कुछ छोटी मझोली कंपनियों के बारे में जो एक महीने के अंदर ही 20-22% से लेके 65-66% तक का रिटर्न दे चुकी हैं। तो क्यों ना उन पर चर्चा कर ली जाए और ज़रा एक अंदाज़ा लिया जाए कि फंडामेंटली टेक्निकली क्या उन शेयरों में अभी और दम बाकी है। अभिषेक, एक बार पहले वो बताइए तो सही कि कौन सी कंपनियां हैं। विकास, देखिए, एक मतलब ऐसी स्वाभाविक सी जिज्ञासा थी कि बाजार तो इतना नीचे आ गया, अब रिकवरी वाले फेज में हैं, तो कौन से शेयर ज़्यादा रिकवर कर रहे हैं। तो रिकवरी में सारे छोटे मझोले शेयर नज़र में आ रहे हैं, और हम देखते हैं कि गैलेंट इस्पात करीब एक महीने में 66% चढ़ गया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि प्रोडक्शन के जो आंकड़े इन्होंने शेयर किए थे काफ़ी रोबस्ट है, उसका सपोर्ट मिला है। वेबसोल एनर्जी एक छोटी कंपनी है, ये
इंडियन सोलार से रिलेटेड है, सोलर पैनल से 66% का उछाल एक महीने में इसमें आ गया है। इन्होंने प्रोमोटर से कुछ फंड रेज किया है, तो निश्चित तौर पर विस्तार की योजनाएं होंगी, तो ये शेयर चला है। आईटीडीसी में एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर कुछ खबरें चल रही थी पहले, और ये शेयर ने दौड़ लगाई है। एक महीने में 50% यानी कि 1.5 गुना हो गया है। बाकी ये माइनिंग मेटल वाले शेयर तो चल ही रहे, हम चर्चा कर भी रहे थे। जीएमडीसी में तेजी है। कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज रिसेंटली हमने देखा है, और कैपिटल गुड्स और पावर रिलेटेड कंपनीज कहीं ना कहीं ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि डेटा सेंटर का बिजनेस कुछ शिफ्ट हो सकता है भारत में, तो पावर की जरूरतें पड़ेंगी। तो रिन्यूएबल पावर या फिर इस तरह की पावर और पावर की वैल्यू चेन वाली कंपनी तमाम चली हैं। थर्मेक्स एक कैपिटल गुड्स वाली कंपनी, 26% के रिटर्न इसने दिए हैं। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक 66% चला है। और जो इलेक्ट्रिक बसें बनाने वाली जो कंपनी है, अभी दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट भी आया है, उसका बेनिफिट भी मिला है रिसेंटली। जेबीएम ऑटो, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक आप देखेंगे महीने भर में 27% और 34% ये शेयर चले हैं। और प्योर कह सकते हैं कि रिन्यूएबल वाली कंपनी है वारी एनर्जीज, 23% चली है। और एथर एनर्जीज, ये तो लिस्टिंग के बाद इस शेयर ने कमाल किया है, और ओला को भी इसने मार्केट कैप में पीछे छोड़ा था, और इसकी जो ब्रांड पोजिशनिंग है कहीं ना कहीं ये भी स्ट्रांग हो रही है। तो एथर एनर्जी में भी पैसे लोगों के बने हैं, एक महीने में 22-23% ये भी शेयर चल गया है। तो ये शेयर चल तो गए हैं, कितने चलेंगे बस अब एक्सपर्ट्स का हमारा बड़ा पैनल हमारे साथ है, उनसे हम जान लेते हैं। बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ इसमें शेयर तो ऐसे हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सही टाइम पर पिक किए थे। जैसे थर्मैक्स देखिए, अंशुल जी ने पिक किया था बहुत सही टाइम पे। एथर एनर्जी अंशुल जी की ही एक कॉल थी यहाँ पर भी। तो कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनको हम ये आइडेंटिफाई जरूर कर पा रहे हैं। और गैलेंट इस्पात पर भी हमने चर्चा की थी, हमारे तमाम मेहमान इस पर बुलिश थे। तो पिक तो हमने बहुत सही समय पर किया था। अगर हमारे व्यूअर्स ने सही समय पर इसे देखा है तो निश्चित तौर पे उनके पैसे इन शेयरों में जरूर बने होंगे। अब जरा आगे समझते हैं कि आगे का क्या आउटलुक है इन शेयरों में। सबसे पहले गैलेंट इस्पात, क्योंकि सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। गैलेंट इस्पात 66% का रिटर्न ये शेयर दे चुका है। अंशुल जी, क्या गैलेंट इस्पात आगे और दमखम रखता है और तेजी देगा, यहां से बने रहना चाहिए अगर किसी के पास हो तो? अच्छा, मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको 2 स्टॉक का नाम रेफर कर देता हूँ, हिंद कॉपर और हिंद जिंक। जनरली हम एटीआर ये सब मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो एक्सटेंशन पे बहुत ज्यादा ध्यान करना होता है। हिंद कॉपर और हिंद जिंक जब अपने 50 डे मूविंग एवरेज से 14 एटीआर आप ऐड करेंगे, 7 या 8 टाइम्स अगर पहुंच जाता है, तो मिड कैप स्मॉल कैप एक्सटेंडेड हो जाते हैं, वहां से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करना चाहिए। तभी हमने लगभग टॉप पकड़ा था स्वदेश पे हिंद कॉपर और हिंद जिंक का। गैलेंट इस्पात में भी अगर एटीआर एक्सटेंशन आप देखेंगे तो 11.3 आ रहा है, तो यहाँ से फ्रेश बाइंग अवॉइड करना चाहिए। अगर रखा हुआ है तो स्टॉप लॉस जरूर 880 पे रिवाइज करके होल्ड कर सकते हैं फर्दर एक्सटेंशन के लिए, बट फ्रेश बाइंग के लिए अब लेट हो चुके हैं, तो टेलिंग स्टॉप लॉस 880 का लगा के होल्ड कर सकते हैं। इसमें भी मोमेंटम स्ट्रेच हुआ तो 970 975 जोन तक मिल सकता है, बट फ्रेश बाइंग अब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एटीआर एक्सटेंशन पे 11.3 की रीडिंग आ रही है। बिल्कुल, आपकी सलाह निश्चित तौर पे हमारे व्यूअर्स के काम आएगी। चलिए कुछ और स्टॉक्स इसी लिस्ट से, वारी एनर्जीज और एथर एनर्जी 22-23% का रिटर्न ये दोनों शेयर भी दे चुके हैं। इस पर राय हम गौरांग सर से लेंगे कि फंडामेंटल व्यू क्या बनता है वारी एनर्जीज और एथर एनर्जी के ऊपर, इन दोनों कंपनियों के ऊपर। गौरांग सर, क्या व्यू है इन दोनों कंपनियों के ऊपर आपका? विकास जी, देखिए, बुनियादी तर्क के आधार पर वारी एनर्जीज पर हमारी खरीदारी की राय काफी लंबे समय से रही है, और वो आज के तारीख में भी बरकरार है। एथर एनर्जीज पर तो अभी हाल फिलहाल कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, ये भी एक सक्षम और मजबूत कंपनी। इसके अलावा 2 और कंपनियां आपकी सूची में और अभिषेक भाई की सूची में थी, वो है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक और थर्मैक्स। इन दोनों पर भी बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक और थर्मैक्स, इन दोनों शेयरों पर भी खरीदारी की राय है गौरांग सर की, यानी यहां से और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। निश्चित तौर पे काफी शानदार रिटर्न इन शेयरों ने दिया है। शेयरों की लिस्ट काफी लंबी है, हम और शेयरों पर भी चर्चा करेंगे, बाकी जितने बचे हुए शेयर उन पर भी चर्चा करेंगे। हमने 4-6 शेयरों के बारे में जाना, लेकिन ये चर्चा करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे। एक महीने में 20-22% से लेके 65-66% तक का रिटर्न दे चुके हैं। अब उन शेयरों में क्या करना है आपको, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो कुछ स्टॉक्स की बात हमने की, कुछ स्टॉक्स की बात और करते हैं।
एक शेयर इसके अंदर था, वो था किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक का, जहां पे 66% का रिटर्न मिल चुका है पिछले एक महीने के अंदर ही। आपकी स्क्रीन पर रिटर्न की ये प्लेट आ जाएगी, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, और स्टॉक का चार्ट भी। अब इस शेयर में क्या करना है, जरा इसको एक बार चेक कराते हैं जिगर पटेल जी से। जिगर, एक बार जरा चेक कीजिए किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, ये शेयर अच्छा खासा रनअप दिखा चुका है एक महीने के अंदर। अब क्या करना चाहिए, क्या और तेजी और गैस बाकी है इसके अंदर? काफी ओवर एक्सटेंडेड है। अगर बॉटम से देखें तो करीबन 80 से ऑलमोस्ट 133 तक आया है, बट ओवरऑल जो वीकली स्ट्रक्चर पे प्रीवियस मेजर स्विंग है कहीं ना कहीं 145 146 के पास है, तो एक बार अटेम्प्ट वहां तक डेफिनेटली होगा। बट फ्रेश बाय करने के लिए काफी बड़ा जगह नहीं है ऊपर, तो फ्रेश बाय तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। बट एक 128 129 से स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, और 145 146 अगर इनकेस आता है तो कंप्लीटली एग्जिट करेंगे। फ्रेश बाय डेफिनेटली यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, सही बात है कि फ्रेश बाई नहीं करेंगे, ज्यादा खरीदारी ऑलरेडी, ज्यादा तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। चलिए कुछ और स्टॉक्स, एक्शन वाले स्टॉक्स पर जरा एक बार एक्शन देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। भेल, BHEL, ये देखिए हाई वॉल्यूम के साथ ये शेयर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ चढ़ा है और 5% से ज्यादा की तेजी ये दिखा चुका है। भेल, क्या हो रहा है इस शेयर के अंदर, जरा एक बार चेक करा लेते हैं इस पर्टिकुलर शेयर को भी। सचिन, इसको जरा चेक कीजिए, BHEL को अचानक से पिछले आधे घंटे के अंदर तेजी बढ़ी है, 6% के आसपास चढ़ गया ये शेयर। सचिन जी, ये सवाल आपके लिए। चलिए, सचिन जी से हमारा संपर्क शायद थोड़ा सा बिगड़ रहा है, कुछ नेटवर्क के इश्यूज हैं। हम ये सवाल लेकर जाते हैं अंशुल जी के पास। अंशुल जी, BHEL को जरा चेक कीजिए, 2.25 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है, 6% की तेजी है, क्या हो रहा है इसके अंदर? ब्रेकआउट आ रहा है और बेयर ट्रैप की फॉर्मेशन हुई है। 8 जनवरी को बड़े वॉल्यूम से गिरा था, उस समय 400% वॉल्यूम राइज था और उसका हाई था 303 रुपए 90 पैसे। ये मेजर रेजिस्टेंस जोन थी, इसको सरपास किया है और 15 मिनट चार्ट पे बड़े वॉल्यूम से सरपास किया है। अगर क्लोजिंग 303.90 के ऊपर आती है तो फिर स्टॉक में रैली एक्सटेंड करेगी। थोड़ा सा लो बीटा काउंटर है तो स्लो एंड स्टडी अप मूव रहेगी, बट 325 और 330 ये जोन तक रैली एक्सटेंड करती हुई दिखेगी अगर हम 303 रुपए 90 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देखें तो ये राय अंशुल जी की तरफ से आती हुई। चलिए अब जरा फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट के ऊपर। दिग्गज निवेशकों के पसंदीदा शेयर कौन से हैं? राधा कृष्ण दमानी हो, मधुसूदन केला हो, इन जैसे बड़े निवेशकों ने कहां हिस्सेदारी बढ़ाई या घटाई है, इस पर एक रिसर्च हमारी सहयोगी अशेषा ने की है। अशेषा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। अशेषा, बताइए कौन से शेयर्स हैं जहां पे इन दिग्गजों ने खरीदारी की है या फिर बिकवाली की है? बिल्कुल, तो मार्च के महीने और पिछले क्वार्टर में काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं इक्विटी मार्केट्स। तो ऐसे समय पर बड़े दिग्गज निवेशकों ने किस तरह के फ्रेश एडिशंस और किस तरह के कंप्लीट एग्जिट्स किए, उस पर नज़र डालते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं मुकुल अग्रवाल की, जहां पर कई सारे चेंजेस यहां पर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में किए हैं। और मुकुल अग्रवाल की बात करें तो ट्रू कलर्स, इसमें यहाँ पर उन्होंने नए पोजीशंस लाए। कैपेसाइट इंफ्रा, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, वेस्ट कोस्ट पेपर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर उन्होंने अपने पोजीशंस बढ़ाए। और इसके अलावा एग्जिट की बात करें तो पर्ल ग्लोबल, यहाँ पर उनके पोजीशन 1.5% से नीचे फिसल चुके हैं। तो पर्ल ग्लोबल यहाँ पर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। तो ये कुछ स्टॉक्स, ये कुछ पोर्टफोलियो चेंजेस जो मुकुल अग्रवाल ने अपने पोर्टफोलियो में किए। इसके अलावा बात करते हैं डॉली खन्ना की। याद रखें, ये भी एक बड़ी निवेशक है, पब्लिक के आय में नहीं है, लेकिन कई सारे बड़े पोर्टफोलियो चेंजेस उन्होंने भी किए हैं। नया निवेश किया है 3 स्टॉक्स में, चेन्नई पेट्रोलियम, रेन इंडस्ट्रीज और शारदा क्रॉप केम। और 2 स्टॉक्स में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम की है, एक है सोम डिस्टिलरीज और दूसरा है GHCL। दोनों ही स्टॉक्स में हिस्सेदारी 1.5% से नीचे फिसल चुकी है। कंप्लीटली उन्होंने अपने पोजीशंस कम कर दिए हैं, ट्रिम कर दिए हैं, सोम डिस्टिलरीज और GHCL, इन दोनों ही काउंटर्स में। इसके अलावा बात करते हैं राधा कृष्ण दमानी की, जहां पर 2 स्टॉक्स में उन्होंने नए पोजीशंस, नया निवेश किया है। एक है मंगलम ऑर्गेनिक्स, दूसरा है TSF इन्वेस्टमेंट। 2.2% की हिस्सेदारी अब उनकी मंगलम ऑर्गेनिक्स में है और करीब 1.9% की हिस्सेदारी TSF इन्वेस्टमेंट। तो नया निवेश
राधा किशन दमानी ने 2 स्टॉक्स में किया है, मंगलम ऑर्गेनिक्स और TSF इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा बात करते हैं मधुसूदन केला की, और उन्होंने भी कई सारे बदलाव किए हैं। सबसे पहले नए इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो एपटेक, इंडिया बुल्स और सिंप्लेक्स इंफ्रा, इन 3 स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस ऐड की है। खरीदारी की है कॉपरन इस नाम के कंपनी में, और इसी के साथ SG फिनसर्व की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है। इसके अलावा बात करते हैं आशीष कचोलिया की, और उन्होंने भी कई सारे बदलाव किए हैं। टेक एरा इंजीनियरिंग में हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है, नए पोजीशंस लिए हैं। इसके अलावा SG फिनसर्व, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ और टैनफैक इंडस्ट्रीज़, इन स्टॉक्स में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसी के साथ वासा डेंटिसी की बात करें तो इस स्टॉक में हिस्सेदारी बेची है, कम्प्लीटली एग्जिट कर दिया है अपने पोजीशंस में। तो ये कुछ बड़े निवेशक और इन्होंने किस तरह के पोर्टफोलियो में बदलाव किया है उसकी समरी इस क्वार्टर में किस तरह की दिखी वो हम आपके सामने लेकर आए। ठीक है शीशा, बहुत शुक्रिया। और बहुत मेहनत लगी होगी ये सारे के सारे डेटा निकालने में, डेटा निकाल के फिर उसमें उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने में, और शीशा ने काम बखूबी किया है। और निश्चित तौर पर आपको मदद मिल जाती है कि बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, थोड़ी सी आपको प्लान करने में आसानी हो जाती है। लेकिन चलिए 10 मिनट का समय शेष है आज के सत्र में, और अपने एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि उनके BTST STBT के ट्रेड्स कौन से हैं। और एक बार फिर से ओपनिंग की जिम्मेदारी सचिन जी पर। सचिन जी बताइए क्या खरीदना है कल के लिए आज? ये BTST के तौर पे स्टॉक देना चाहूंगा इंडियन होटल में। अगर हम देखें तो एक अच्छा मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी। लाइक जिस तरीके से हमने मार्केट में एक डिक्लाइन मूव देखा, उसके चलते भी स्टॉक जो है हायर साइड से स्लाइड वीक जरूर हुआ है, बट अभी भी स्ट्रेंथ कंटिन्यू बनी हुई है। सो इंडियन होटल में बाई करके जाना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 646 का, करंट मार्केट से बाइंग की सलाह, और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 680 तक के लिए। ठीक है, 680 की टारगेट होगी, 640 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। इंडियन होटल्स में खरीदारी करने की सलाह है, 650 रुपए के आसपास के भाव फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अंशुल जी आपका ट्रेड? सर कमिंस के साथ जाना चाहूंगा। कमिंस इंडस्ट्री, इसमें 4 दिन की टाइट रेंज से ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आ रहा है, 2 दिन के लो स्वीप करके डे हाई पे क्लोज कर रहा है, 5045 चल रहा है। यहाँ पे BTST करके जाना चाहिए, स्टॉप लॉस 5000 का लीजिए, टारगेट 5140 का रहेगा। तो कमिंस में BTST करके जा सकते हैं। ठीक है, 5140 रुपए के टारगेट होंगे, 5000 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और क्या बढ़िया हमने देखा कि लोअर लेवल से रिवर्सल आया है, और पिछले अगर हम 2 घंटे की बात करें तो बेहतरीन रिवर्सल 4950 रुपए के भाव से, और लगभग 100 रुपए के आसपास की रिकवरी है, 5050 रुपए के आसपास के प्राइसेस हमें नजर आ रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के आसपास का कमिंस को लेकर ये व्यू है। जिगर भाई आपका ट्रेड क्या होगा? सिर्फ एक है बाय टुडे वाला जो है स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, वो है कहीं ना कहीं हुंडई मोटर्स में काफी गिरावट के बाद पिछले 3-4 दिनों में एक कंस्ट्रक्टिव, अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन चल रहा था यहाँ पे, और आज एक ब्रेकआउट आता भी दिख रहा है। तो डेली चार्ट पे भी मोमेंटम सुधर रहा है अपसाइड की तरफ पे, और अवरली चार्ट पे भी आज देखा गया है कि एक अपसाइड मोमेंटम ऊपर अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो कल के लिए हम इसे बाय कर सकते हैं, करंट लेवल से बाय करेंगे, 1840 तक भी मिले तो बाय करना है, 1800 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ऊपर में 1920 1930 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल तक। मोटर के ऊपर ये BTST आइडिया जिगर की तरफ से। चलिए अब एक काम करते हैं, बाजार बंद होने में कुछ ही मिनट बचे, 6-7 मिनट ही बचे हैं, कल की तैयारी कर लेते हैं। कल बाजार के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स रहने वाले हैं उसको एक पूरी लिस्ट के अंदर जो है वो इकट्ठी करके हमारी सहयोगी अर्चना जुड़ गई हैं। अर्चना बताइए कौन से इवेंट्स हैं जो कल अहम रहने वाले हैं? जी, कल के इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स की बात करें जो मार्केट की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, भारत से शुरुआत करते हैं। कल यानी 17 अप्रैल को भारत के फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े इम्पॉर्टेंट होंगे, वहीं ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक सर्वे पर भी नज़र रहेगी। साथ ही कल 17 अप्रैल को कोल मिनिस्ट्री ने 15 राउंड ऑफ कमर्शियल कोल माइन ऑक्शन लॉन्च करेगा, जो इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रिगर हो सकता है, तो यहाँ आप नज़र बनाए रख सकते हैं।
अब बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की। यूरोप से शुरुआत करते हैं। कल 17 अप्रैल को ट्रेड बैलेंस और सीपीआई डेटा रिलीज होंगे। वहीं आईपीओ स्पेस में नजर डालें तो कल 17 अप्रैल को ओम पावर ट्रांसमिशन की लिस्टिंग भी होगी, तो यहाँ आप नज़र बनाए रख सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो ऑरबिंदो फार्मा की बायबैक रिकॉर्ड डेट है और बजाज कंज्यूमर, जियो फाइनेंशियल सर्विस और मैस्टैक अपना Q4 रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे, तो यहाँ आप एक नज़र बनाए रखिए। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि कल यानी 17 अप्रैल को इजराइल लेबनान सीज फायर पर बातचीत होगी। तो ये थे कल के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जहां आप नज़र बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अर्चना इन तमाम डिटेल्स के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जहां आखिरी कुछ मिनट्स में तेजी देखने को मिल रही है। वरुण बेवरेजेस लेकर आइए आपकी स्क्रीन पर। 4% की तेजी अचानक से इसमें आई है। लो से ये 4% चढ़ा है, 462 के ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है वरुण बेवरेजेस में क्या हो रहा है ये एक बार जरा चेक कराते हैं और ये चेक कराएंगे हम अंशुल जी से। अंशुल जी जरा वरुण बेवरेजेस को चेक कीजिए, 4% चढ़ गया ये शेयर डे लो से। सर बेयर ट्रैप की फॉर्मेशन हो गई है स्टॉक पे। वीकली चार्ट में ब्रेकडाउन आया था 428 ऑड लेवल्स पे, 53 हफ्ते का ब्रेकडाउन था। वर्टिकली उसको रिवर्स किया है, बेस को ट्रैप किया है। केवल एक लास्ट रेजिस्टेंस बचा है 50 वीक मूविंग एवरेज का 470 पे। तो 470 पे एक दो दिन कंसोलिडेट कर सकता है, बट इवेंचुअली इसको निकालेगा और वीकली स्विंग हाई 512 रुपए तक के टारगेट खुलेंगे। बेयर ट्रैप की फॉर्मेशन है, शॉर्ट कवरिंग के सारे 512 रुपए तक जा सकता है। बिल्कुल, तो ये 512 तक जा सकता है। फिलहाल ये राय है इसके ऊपर अंशुल जी की। एक स्टॉक पीएनबी हाउसिंग का। अच्छा, एफएनओ में ना 3 क्राइटेरिया होते हैं आपके, प्राइस, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। इन तीनों क्राइटेरिया पे ये शेयर जो है फिट बैठ रहा है। प्राइस भी 3% ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट भी है 4% के आसपास बढ़ा हुआ, वॉल्यूम भी 100% से ज्यादा का है पीएनबी हाउसिंग में। क्या हो रहा है इस शेयर के अंदर, जिगर जरा इसको एक बार चेक कीजिए। पीएनबी हाउसिंग नए लॉन्ग्स बनते हुए दिख रहे हैं, क्या करना चाहिए? स्ट्रक्चर सुधर रहा है। काफी टाइम से एक अच्छी खासी करेक्शन देखी है, बट ओवरऑल एक बाउंस बैक के बाद आज कंसोलिडेशन के बाद ऊपर एक ब्रेकआउट दिख रहा है। कहीं ना कहीं 885 का लेवल है और जो हिसाब से ऑसिलेटर्स है, मैकडी है, डीएमआईज है, कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिविटी दिख रही है। डीएमआईज भी अगर हम ध्यान से देखें तो जो क्रॉस ओवर हुआ है वो एग्जैक्टली 36 लेवल्स के पास है, मतलब 20-22 के लेवल के ऊपर है। तो मोमेंटम ऊपर की पकड़ी रह सकती है आने वाले 2-3 दिनों तक, तो बाय करने की सलाह होगी। करंट लेवल से 894 का लेवल चल रहा है, अगर इनकेस नीचे भी मिलता है थोड़ा 885 तक भी, तो भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा 865 के नीचे होगा और मोटा मोटी ऊपर हम 935 के लेवल्स देख सकते हैं। तो 65 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 935 रुपए का टारगेट होगा। पीएनबी हाउसिंग को लेकर ये व्यू हो गया। और आज दोपहर 11:30-12 बजे के आसपास जब हम शो कर रहे थे एफएनओ जंक्शन, तो रूपक डे हमारे साथ थे। रूपक जी ने भी पीएनबी हाउसिंग को अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया था और इस पर खरीदारी की राय दी थी। 935 और 865 ये टारगेट और स्टॉप लॉस के लेवल आपके लिए स्क्रीन पर। अंशुल जी, एक फटाफट व्यू मुझे इंटर ग्लोब के शेयर पर चाहिए। देखिए, लोअर लेवल से तो बढ़िया रिकवर किया है, 4000 रुपए के भी नीचे चला गया था शेयर ये, और 46 रुपए के आसपास है। प्रॉफिट टेकिंग कर लें इसमें या फिर लॉन्ग्स कैरी करके जाएं? सर लॉन्ग कैरी करके जाना चाहिए। यहाँ पे 10, 20, 50 मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट हो रहा है। बेयर मिनिमम अपसाइड 47, 44 तक की मिलनी चाहिए। उसके ऊपर अगर एक्सटेंड करता है तो 49, 20 तक जाना चाहिए। क्रूड में गिरावट दिख रही है, उसका बेनिफिट इसको मिलेगा। ठीक है, इंटर ग्लोब को लेकर ये व्यू है। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। अच्छी तेजी हमने कल के सत्र में देखी थी और आज ऊपरी स्तरों पर आई थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, और उस प्रॉफिट टेकिंग के चलते हमने देखा कि 24,200 तक जाने के बाद निफ्टी आ गया है 24,400 तक जाने के बाद 24,200 के नीचे, और निफ्टी बैंक 56,800 पर एक रेजिस्टेंस फेस किया। इंट्राडे में 56,000 के नीचे भी गया और फिलहाल 56,000 के आसपास ही क्लोजिंग हो रही है, यानी कि दिन के हाई से लगभग 750 अंक नीचे आपको निफ्टी बैंक नजर आएगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो दिन के ऊपरी स्तर से लगभग 200-225 अंकों की गिरावट हम निफ्टी में देख रहे हैं हाई से। हालांकि ओवरऑल
लगभग 0.25% की गिरावट निफ्टी में, और निफ्टी बैंक में लगभग आधे % के आसपास की कमजोरी पर आज की क्लोजिंग होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज आईटी से बाजार को सपोर्ट मिला, और आईटी के अलावा हमने देखा कि थोड़ी बहुत बाइंग रियल एस्टेट में आई। रियल एस्टेट के अलावा हमने देखा कि इंफ्रा, एनर्जी, एफएमसीजी में भी थोड़ी बहुत बाइंग आज के सत्र में रही है। लेकिन मिड कैप में और स्मॉल कैप में दिग्गजों के मुकाबले थोड़ी बेहतर चाल रही, क्योंकि निफ्टी का मिड कैप 100 इंडेक्स आप देखेंगे लगभग वहाँ पर जो तेज़ी रही है वो निफ्टी के मुकाबले डबल से ज़्यादा रही है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक से भी ज़्यादा रही है। 0.7% के आसपास की तेज़ी हमने निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में देखी है। तो कुल मिला जुला के बहुत अच्छी क्लोजिंग तो नहीं कहेंगे, बट खराब भी नहीं है, क्योंकि कल हमने बड़ी तेज़ी देखी, और जनरली ऐसा होता है कि एक दौर की तेज़ी के बाद, बड़ी तेज़ी के बाद बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन के फेज में जाता है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती है, ऊपरी तरह से प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन उतनी ज़्यादा कोई नहीं आई। मार्केट टेक्सचर ओवरऑल ठीक ही रहा, और एडवांस डिक्लाइन आज के सत्र में ठीक ठाक रहा है। आप देखिए निफ्टी में भी 28 शेयर चलने वाले रहे हैं, और 22 शेयरों में आज हमने गिरावट देखी है, जहां सबसे ज़्यादा तेज़ी रही अडानी एंटरप्राइजेस, करीब 3.25% चला है। हिंडाल्को में 3% की तेज़ी रही। ट्रेंट हमने सुबह पूछा था 3% शेयर, ये भी चला है, 4088 रुपये का भाव। इटर्नल 250 रुपये के आंकड़े को पार कर गया। अडानी पोर्ट्स 1550 रुपये के आसपास के भाव में 2.5% ये शेयर चला है। डिफेंस में बीएल हम लगातार चलते हुए देख रहे हैं, बीएल को 400 रुपये के लेवल से अब 450 रुपये के आंकड़े को यू क्रॉस कर गया है। 2% की तेज़ी आज के सत्र में हमने देखी है। और आईटी दिग्गज इन्फोसिस, टीसीएस में भी लगभग 0.25% के आसपास की तेज़ी रही है। एलएनटी का शेयर 1% चला है, 4100 रुपये के ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग दी है। ये हीट मैप आपके सामने। लेकिन निफ्टी अगर हम 500 की बात करें तो आज बहुत सारे ऐसे शेयर रहे जहां पर तेज़ी 10% से ज़्यादा की रही। जीएमडीसी 20% के सर्किट पर लॉक हो गया जाके ये। शिपिंग कॉर्पोरेशन करीब 16%, फर्स्ट सोर्स 10% के आसपास की तेज़ी, गैलेंट इस्पात 9%, सोनाटा सॉफ्टवेयर में करीब 10% के आसपास की तेज़ी, और नेवेली लिग्नाइट यानी कि एनएलसी इंडिया में भी आज हमने तेज़ी देखी है। और एक शेयर जो जाते जाते कमाल करके गया है वो है बीएचईएल का, 6% का उछाल और 310 रुपये का भाव इसमें हमने देखा है। और एचईजी यानी कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाले जो शेयर हैं वो भी चले हैं। एचईजी में तेज़ी रही है 6 से 6.5% के आसपास की। ये निफ्टी 50 का कॉन्ट्रीब्यूशन आपके सामने। एचडीएफसी बैंक, भारती, एमएनएम, टाइटन, इनको शेयरों ने आज दबाव बनाने का काम किया। आईटी शेयरों ने बाजार को आज सपोर्ट देने का काम आज के सत्र में किया है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। विप्रो के नतीजों पर नज़र रहने वाली है, और अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र होगा, लेकिन एक्शन जो होगा वो शनिवार को होगा, क्योंकि उस दिन ना सिर्फ हमारा इंश्योरेंस महाकुंभ है, बल्कि बैंकिंग दिग्गज आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के नतीजे भी आने वाले हैं। तो पूरा एक्शन हम कैप्चर जरूर करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल कल तो मुलाकात आपसे होगी। इस शो के यहीं समेटेंगे। जिगर भाई और अंशु जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए आज, और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल विकास को और मुझे दीजिए आप इजाजत, और एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी। कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।